नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसका अंदाजा तक हमें नहीं होता। कभी कभी लगता है जैसे खुशियों का सिलसिला बस शुरू ही हुआ है कि अचानक दुखों का पहाड़ सामने खड़ा हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, एक साधारण सी लड़की जिसका नाम तो साधारण था, मगर किस्मत में लिखा हुआ जीवन बेहद असाधारण था। माता पिता ने उसकी शादी बड़े धूमधाम से सपनों और आशाओं से सजे मंडप में रचाई थी। सब कुछ जैसे एक परी कथा सा लग रहा था, मगर किसे पता था कि जो जीवन उतनी खुशियों और उत्सव से शुरू हुआ है वह कुछ ही दिनों में एक दर्दनाक मोड़ ले लेगा। शादी के बस 1 महीने बाद ही एक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जिसने उस नववधू का सारा संसार ही बदल डाला। उसका पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसा और उसकी खुशियों का महल एक झटके में ढह गया। लेकिन साथियों, भाग्य कब और किस पल करवट ले ले यह कोई नहीं जानता, और ठीक ऐसा ही हुआ। एक बार फिर किस्मत ने अपना रंग बदला और उसकी जिंदगी में एक नई किरण लेकर आई। तो आइए जानते हैं उस लड़की की पूरी कहानी, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाएगी कि जीवन में अंधेरे के बाद उजाले का सवेरा भी जरूर आता है। सुनो जी, एक बात दिमाग में आई है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अगर तुम्हारे दिमाग में आई है तो बात में दम होगा। हरिओम जी ने चुटकी लेते हुए कहा। आपको तो हर समय मजाक सूझता है, प्रियंका जी ने तुनक कर कहा। ठीक है भाग्यवान, अब बताओ क्या कहना है। हरिओम जी हंसकर बोले। सुनो जी, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं, उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इतनी कम तनख्वाह में हम इतना ही पढ़ा सकते थे, और अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि दोनों की शादी एक साथ कर दें। रौनक की शादी के बाद कुछ साल इंतजार करने के बाद ही हम दूसरी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम कर पाएंगे। प्रियंका, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यह सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्हें आगे बढ़ने का मैं पूरा मौका दूंगा। ठीक है, मैंने भी हमेशा यही चाहा है, लेकिन शादी भी समय पर बहुत जरूरी है, और फिर शादी हो जाने से कौन सी उनकी डिग्री छिन जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन शादी के बाद घर की इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि लड़की अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी तो वो अपने घर वालों की रजामंदी से कभी भी कर लेगी, और अगर शादी की उम्र निकल गई हो तो अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर इनका दहेज भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी बात पर विचार कीजिए, और अगर ठीक लगे तो क्या मतलब है इसका? यही कि ठीक लगे तो मेरी सहेली निकिता की ननंद का बेटा है, बहुत अच्छा परिवार है। लड़का क्या करता है? हरिओम ने कुछ सोचते हुए कहा। जी, बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। अगर रौनक की शादी अभी करते हैं तो पल्लवी के लिए लड़का ढूंढने में 1-2 साल लग ही जाएगा। हरिओम जी सब सुन रहे थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्रियंका ने हरिओम जी से पूछा। हाँ प्रियंका, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, कुछ हद तक सहमत भी हूं, लेकिन अपनी बेटियों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं बिना उनकी मर्जी के नहीं ले सकता। अगर आप सहमत हो तो ठीक है, हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रियंका ने भी खुशी खुशी कहा। हाँ, लेकिन तब जब हम चारों के साथ होंगे। जो भी फैसला होगा उसमें हम चारों की सहमति होगी। ठीक है, मैं अभी रसोई में जा रही हूं। पूरे दिन में हम शाम को खाना खाने के समय ही साथ होते हैं, बस तभी उनसे बात कर लेंगे। प्रियंका जी तुरंत रसोई में चली गईं और हरिओम जी आंखें बंद करके पुरानी यादों में खो गए। 22 साल पहले जब रौनक का जन्म हुआ था, अम्मा, हरिओम जी की मां को पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका को पहला बेटा ही होगा। सबसे कहती फिरती, मेरी सास को पहला बेटा हुआ, मुझे पहला बेटा हुआ, और देखना मेरी बहू को भी पहला बेटा ही होगा। ऐसे न जाने कितने गणित लगा रखे थे, लेकिन भगवान की जैसी मर्जी, उनकी सारी गणित फेल हो गई। जब रौनक का जन्म हुआ, अम्मा निराश हो गईं। तब से प्रियंका को कोसना भी शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस वाली दादी से बोली, अरे चाची, गलती तो हमारी ही थी। अरे हमें यह भी तो देखना था कि यह भी अपनी मां की पहली बेटी ही है।
बस इसीलिए इसके भी पहली बेटी ही हुई। प्रियंका तो बेचारी चुप ही रहती, लेकिन हरिओम जी एक दिन बोल ही पड़े, अम्मा, यह तुम दिन रात एक ही रोना रोती रहती हो। बेटा और बेटा अपने हाथ नहीं होते। मेरे लिए बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और जब मुझे रौनक के पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप भी परेशान मत होइए। अम्मा जी चुप हो गईं, कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन अब एक ही धुन सवार हो गई। अब जिंदगी ही कितनी बची है, अगर जीते जी घर का चिराग देख लेती तो सुकून से मरती। पर अम्मा, आपको हुआ क्या है? हरिओम जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, क्या जाने भगवान का कब बुलावा आ जाए। खैर, अम्मा की मुराद ऊपर वाले ने सुन ली, और एक दिन प्रियंका ने अम्मा जी को बताया कि वो दोबारा मां बनने वाली है। रौनक अभी 2 साल की भी नहीं थी। अम्मा जी बहुत खुश थीं। पिछली सारी बातें भूलकर प्रियंका का खूब ख्याल रखती। इस बार भी बेटे की उम्मीद थी, पर भगवान की बनाई इस दुनिया में होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी। प्रियंका को 7वां महीना ही चल रहा था कि एक दिन अम्मा जी बाथरूम में फिसल गईं। सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि 2 दिन बेहोश रहने के बाद बेहोशी की हालत में ही चल बसी। हरिओम जी और प्रियंका के दुख की कोई सीमा नहीं थी। अम्मा के जाने से घर सूना हो गया। अम्मा की आवाजें आनी बंद हो गईं। जैसे भी हो, पर घर की रौनक थी अम्मा जी। अम्मा जी चली गईं, मन में पोते की आस लिए। यह अफसोस कहीं ना कहीं प्रियंका को भी था। खैर, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। 9 महीने पूरे हुए और एक बार फिर प्रियंका ने बेटी को जन्म दिया। वैसे इस बार प्रियंका को भी बेटे की ही आस थी, लेकिन हरिओम जी अपने उसूलों के पक्के। चाहे दूसरी भी बेटी हुई तो क्या हुआ, दिखा दूंगा दुनिया को कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, सारी दुनिया कहेगी, वो देखो, रौनक और पल्लवी के पापा जी जा रहे हैं। बस इसी भावना के साथ हरिओम जी ने प्रियंका से कह दिया कि अब बेटे की चाह में तीसरी संतान को जन्म नहीं देंगे। प्रियंका ने भी हरिओम की बात पर सहमति जता दी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह 3 बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएगी। बस इसीलिए उसने भी पति के निर्णय में सहमति दे दी, और इस तरह एक माता पिता की जिम्मेदारी को देखते हुए हरिओम और प्रियंका ने बेटियों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। दोनों पढ़ाई से लेकर घर के कामकाज तक में निपुण थीं, और जितनी सुंदर, खुद उतना सुंदर स्वभाव। आज प्रियंका ने जो भी बातें कहीं, उनमें काफी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि बढ़िया परवरिश और उस शिक्षा के चलते हरिओम जी का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। एक कंपनी में वॉचमैन की नौकरी में वे जितना कर सके थे, किया। और आज के समय में आपकी बेटी चाहे जितनी होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, जब शादी की बात उठती है तो दहेज की समस्या सबसे पहले आती है। अच्छा लड़का चाहिए तो दहेज भी चाहिए, और कुछ लोग हैं जो दहेज तो कम, पर दरवाजे पर जोरदार स्वागत मांगते हैं। यह भी एक तरह से दहेज ही तो है, और लाख कोशिश करो, पर पहली बेटी में ही इतना खर्च हो जाता है कि दूसरी की शादी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सही कहा प्रियंका ने। आज से कोशिश करेंगे, तभी दोनों बेटियों की शादी सही समय पर कर पाएंगे। अभी हरिओम जी सोच विचार में डूबे ही थे कि पल्लवी आ गई। पापा जी चलिए, मम्मी बुला रही हैं, खाना तैयार है। ठीक है, चलो मैं आता हूं, रौनक को भी बुला लो। ठीक है पापा, आप जल्दी आइए। पल्लवी चली गई। थोड़ी देर बाद हरिओम जी अपने बच्चों के साथ खाने की मेज पर बैठे हुए थे। रौनक बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? जी पापा जी, पढ़ाई ठीक चल रही है। बेटा, तुमसे एक सलाह लेनी थी। जी पापा जी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। बेटा, मैंने छोटी सी कमाई में तुम दोनों बहनों की अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, नौकरी की तैयारी कर रही हो, पर बेटा इससे कितना समय लगेगा? अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। पढ़ी लिखी हो, ससुराल वाले चाहेंगे तो नौकरी भी करने देंगे। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारी शादी में देर हुई तो पल्लवी की शादी भी समय से नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम हां कहोगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। रौनक कुछ देर चुप रही
और फिर धीरे से बोली, पापा जी, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रौनक की बात सुनकर प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। हरिओम जी जानते थे कि रौनक बहुत समझदार है। वह अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए राजी हुई थी। आगे किसी ने कोई बात नहीं की। खाने के बाद प्रियंका जी रसोई की सफाई में लग गईं। हरिओम जी अपने कमरे में चले गए। रौनक और पल्लवी अपने कमरे में। दीदी, यह क्या बात हुई? आपने शादी के लिए क्यों हाँ कर दी? आपकी पढ़ाई का क्या होगा? आपके सपने? अभी तो दीदी शुरुआत है। अभी से शादी की जिम्मेदारी में उलझकर आपका करियर खत्म हो जाएगा, पल्लवी ने रौनक से कहा। पल्लवी, हमारे पापा ने हमें बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने हमें कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी, और आज जब वह हमारी शादी को लेकर चिंतित हैं, तो हम उनकी चिंता को और नहीं बढ़ा सकते। हमें उनकी परेशानियों को कम करना है, खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। और आपका नौकरी करने का सपना, उसका क्या होगा? नौकरी? अरे, वो तो मैं कभी भी कर लूंगी। मैं शिक्षित हूं, मेरी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और अभी तो सिर्फ हाँ की है, अभी तो समय लगेगा। अभी 8 से 10 दिन में मेरा भी टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आने वाला है, फिर देखते हैं क्या होगा। आपकी बात ठीक है दीदी, लेकिन अगर आपके ससुराल वालों को आपकी नौकरी ना पसंद हुई तो? पल्लवी, शादी के बाद की परिस्थिति पर निर्भर होगा। अगर मेरे ससुराल में सब ठीक रहा और उन्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं होगा, तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। मेरे विचार से जीवन में सुख शांति होना सबसे जरूरी है। मेरी नौकरी, पैसा, यदि उससे घर परिवार में कलह होती है, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? इसका मतलब है आप समझौता कर लोगी? नहीं पल्लवी, सबकी खुशी में ही खुश होना मेरे जीवन का उसूल है। ठीक है, तो फिर करो अपनी शादी की तैयारी। किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। पल्लवी हंसते हुए बोली, हाँ बहना रानी, लो मजे। मेरे बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी दिल्ली दूर है दीदी। चलो अब बंद करो ये किताबें और शादी के सपने देखना शुरू करो। रौनक की सहमति के बाद प्रियंका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने कितने सपने उसकी आंखों में नाचने लगे। अगले दिन जल्दी जल्दी उसने सारे काम निपटाए और निकिता को फोन लगा दिया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो निकिता, मैं प्रियंका बोल रही हूं गाजियाबाद से। अरे हाँ प्रियंका, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं निकिता। अपनी रौनक ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। उस दिन तुम अपने ननंद के बेटे की बात कर रही थी ना, वह कैसा रहेगा अपनी रौनक के लिए? अरे प्रियंका, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। और मोहित भी बहुत ही अच्छा लड़का है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है। 2 छोटी बहनें हैं, पर अभी वह 12वीं कक्षा में और एक 10वीं कक्षा में ही है। और फिर हमारी जीजा जी के पास इतनी जायदाद है कि उन्हें बेटियों की शादी की भी कोई चिंता नहीं है। ओ पर निकिता, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे जीजा जी की इतनी अच्छी कमाई तो रही नहीं। बच्चे अच्छे से पढ़ गए, बस थोड़ा बहुत जो जमा किया, उसी में दोनों बेटियों की शादी करनी है। हाँ प्रियंका, मुझे सब पता है। एक बार बात तो उठने दो, फिर देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से हमारे दीदी जीजा जी के पास इतना पैसा है कि उन्हें बस बहू चाहिए। तो ठीक है, आज ही बात करना और फिर जैसा भी हो बताना। मेरी बहुत इच्छा है कि रौनक का विवाह मोहित के साथ हो जाए। हाँ प्रियंका, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर जोड़ियां तो भगवान जी बनाते हैं। यदि रौनक की किस्मत में मोहित होगा तो यह शादी जरूर होगी। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, कहकर प्रियंका ने फोन रख दिया। प्रियंका ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लेना। 1 दिन, 2 दिन हो गए, निकिता का फोन नहीं आया। प्रियंका को लगने लगा कि शायद लड़के वालों ने मना कर दिया होगा, तभी निकिता ने फोन नहीं किया। हर समय प्रियंका के कान फोन पर ही लगे रहते। आखिर निकिता का भी फोन आ ही गया। प्रियंका, मैंने दीदी से बात की थी, वह अपनी रौनक को देखना चाहती है। जीजा जी को बोलना एक बार जीजा जी से फोन पर बात कर ले। अरे वाह निकिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, जब वो लोग रौनक को देखने आए तो तुम भी आ जाना। तुम रहोगी तो हमें भी हिम्मत रहेगी। हाँ प्रियंका, मैं भी दीदी जीजा जी के साथ आ जाऊंगी। अरे रौनक की शादी मोहित से हो जाए,
यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन प्रियंका, जीजा जी से कहिए वह जल्दी से बात करके रौनक को देखने दिखाने की बात कर लें। ठीक है, आज ही उन्हें बोलती हूं बात करने के लिए। अगले दिन हरिओम जी ने निकिता के जीजा जी मोहन जी से बात की और अगले ही हफ्ते रौनक को देखने आने की बात तय हो गई। अच्छी बात तो यह थी कि 2 दिन बाद मोहित भी छुट्टी में आ रहा था और मोहन जी चाहते थे कि इन्हीं छुट्टियों में मोहित भी रौनक को देख ले, और अगर मोहित को रौनक पसंद आई तो शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। रौनक को लड़के वाले देखने आने वाले थे। तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। रौनक थोड़ा उदास थी क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यूं अचानक सब इतनी जल्दी हो जाएगा। पल्लवी बहुत खुश थी, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी को देख जो रौनक ने फैसला लिया वह पल्लवी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन दीदी भी अपनी जगह ठीक थी। आखिर मम्मी पापा को भी तो आराम चाहिए। सारी जिंदगी सिर्फ बच्चों के पालन पोषण में ही निकल गई, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए वह जो भी कर रहे हैं ठीक ही है। और फिर लड़का भी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। दीदी को भी आराम और सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। अकेली बहू का सुख भी होगा। घर परिवार का पूरा लाड़ दुलार मिलेगा। बस यही सब सोच पल्लवी भी प्रियंका के साथ लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में जुट गई। और फिर वह दिन भी आ गया जब सुबह से ही हरिओम जी के घर में हलचल मची हुई थी। अरे पल्लवी, तुम भी तैयार हो जाओ, सुबह से काम में लगी हो, वो लोग आते ही होंगे। क्या मम्मी, ऐसे ही ठीक हूं जैसी हूं, उन्हें वैसी ही पसंद आनी चाहिए, रौनक बोली। हाँ मम्मी, दीदी ठीक कह रही हैं, और फिर हमें भी तो लड़का पसंद होना चाहिए। चलो बातें मत बनाओ और दोनों जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा जी को मिठाई और समोसे लेने भेजा था, वह भी लगता है हलवाई की दुकान पर स्वयं ही तलने बैठ गए। मम्मी, हम तैयार होने जा रहे हैं, पापा जी भी आते ही होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखो पल्लवी, लगता है तुम्हारे पापा आ गए, दरवाजा खोल दो जाकर। रौनक, तुम जल्दी करो। पल्लवी ने जाकर दरवाजा खोल दिया, पर यह क्या, सामने निकिता मौसी खड़ी थी और साथ में लड़के वाले थे। नमस्ते मौसी, आप आ गईं? आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, आइए आप लोग अंदर आइए। सभी लोग पल्लवी के पीछे पीछे बैठक तक आ गए। बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूं। पल्लवी ने एक नजर मोहित पर डाली। मोहित भी पल्लवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। मोहित की बहन टिया और दिया को देख पल्लवी ने हेलो किया। पल्लवी अंदर चली गई। पल्लवी का इतना जिंदा दिली स्वागत देख सभी लोग बहुत खुश हुए। कितनी खुश दिल लड़की है, कितनी अदब के साथ सबसे मिली। लगा ही नहीं कि हम पहली बार इसके घर में आए हैं। और संस्कार देखो, अंकल आंटी नहीं, बुआ जी और फूफा जी से संबोधित किया है। मोहन जी की पत्नी सलोनी जी बोली, हाँ दीदी, यह हरिओम जीजा जी की छोटी बेटी है। अभी बातें हो ही रही थीं कि प्रियंका जी आ गईं। जी नमस्ते, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, निकिता भाभी साथ में थीं, सलोनी बोली। हाँ प्रियंका, बहुत पहले एक बार आए थे, तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। बस्ती भी घनी हो गई है, फिर भी घर ढूंढ ही लिया। तभी हरिओम जी भी आ गए। ओहो, माफ कीजिए, मैं काम से बाहर गया था। यहाँ पास में ही समोसे की दुकान है, वहां बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। सोचा आप लोगों को भी खिलाया जाए, बस वही लेने चला गया था। कोई बात नहीं हरिओम जी, आपके घर आकर हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। प्रियंका, जाओ भाई, चाय और समोसे लेकर आओ, और रौनक को भी तो मिलवाओ सबसे। जी बिल्कुल, मैं भी आती हूं, कहकर प्रियंका मुस्कुराते हुए अंदर रौनक के कमरे में गई। पल्लवी बेटा, तुम चाय बनाओ, और प्रियंका, तुम भी पल्लवी के साथ बैठक में आ जाना। ठीक है बेटा, और वो लोग जो भी पूछें अच्छे से जवाब देना बेटा, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। लड़का भी बहुत अच्छा है। क्या बोलते हो तुम लोग अंग्रेजी में? हैंडसम, बहुत हैंडसम है। क्या मम्मी, आप भी? रौनक शर्मा कर बोली। कुछ देर के इंतजार के बाद पल्लवी रौनक को लेकर बैठक में आ गई। भाई साहब, ये हमारी बड़ी बेटी रौनक है, शिक्षा स्नातक की पढ़ाई की है, हरिओम जी बोले। हाँ निकिता, सब कुछ तो बता ही चुकी है, बस इनसे और इनके परिवार से मिलना बाकी था। आओ रौनक, हमारे पास बैठो। रौनक सलोनी जी के पास बैठ गई। वैसे तो बेटा,
तुमने हमारे बारे में अपनी मौसी से सब कुछ सुन ही रखा होगा, फिर भी बता दें, यह हमारा बेटा मोहित और बेटियां टिया और दिया है। रौनक धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, हमें पुराने जमाने के लोगों की तरह सवाल जवाब करने नहीं आते। हम तो बस यह मानते हैं कि किसी भी शादी में लड़के और लड़की की मर्जी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें आपस में एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। रौनक और मोहित दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सब लोग चुप थे। सबको चुप देख पल्लवी को बड़ा अजीब सा लगा। माहौल को हल्का करने के लिए पल्लवी बोली, रौनक दीदी, आपने समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं, बिल्कुल सुरेश हलवाई की तरह। रौनक के साथ सभी लोग हंस दिए। पल्लवी जी, इस समोसे के आगे तो भारत के सारे समोसे फेल हो गए। शायद आपकी दीदी ने भी वहीं से बनाना सीखा है। बिल्कुल, अब दीदी वहीं जॉब करती हैं। पापा जी समोसे लेकर आए हैं, वह दुकान पर दीदी ने ही बनाए थे। चलिए अब हम खाना लगाते हैं। आशा है खाना भी आपको बहुत पसंद आएगा। वह भी रौनक ने बनाया है, सलोनी ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, वो तो मैंने ही बनाया है, पल्लवी हंसते हुए बोली। चलो टिया और दिया, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूं। ज्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है, तुम्हें भी पसंद आएगा। टिया और दिया मुस्कुराते हुए पल्लवी के साथ चली गई। प्रियंका और रौनक रसोई में चली गई। हरिओम जी भी किसी काम से अंदर चले गए। सबके जाते ही, क्यों मोहित, रौनक पसंद आई? निकिता ने मोहित से पूछा। मोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ बेटा, अगर तुम्हें रौनक पसंद होगी तभी शादी होगी, क्योंकि बाकी सब तो हमें ठीक ही लगा। बोलो मोहित, अगर तुम्हें रौनक पसंद हो तो हम उन्हें हाँ कर दें, अन्यथा कोई दूसरा कारण बताकर मना कर देंगे। पापा जी, मुझे रौनक नहीं, पल्लवी पसंद है, मोहित ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? इससे तो रौनक को बुरा लगेगा। नहीं पापा जी, बिना पसंद के शादी करना गलत है, और बिना कारण सिर्फ जबरदस्ती कोई कारण बताकर शादी से मना करना भी गलत है। पर बेटा, बड़ी शादी के लिए बैठी है और छोटी की शादी हो जाए, यह भी तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं 1-2 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है बेटा, मैं हरिओम जी से बात करता हूं, देखते हैं क्या होता है। वैसे सच कहूं तो मुझे भी अपने मोहित के लिए पल्लवी ही पसंद है। शादी के बाद पूरे घर में चिड़िया की तरह ही चहकेगी, और अभी भी देखो कितनी खुशी से सब कुछ संभाल रही है। लेकिन दीदी, रौनक भी बहुत गुणवान है, निकिता बोली। मामी जी, हमने कब कहा कि रौनक अच्छी नहीं है? पर मुझे पल्लवी ही पसंद है, और मम्मी को भी पल्लवी ही पसंद है। अभी बातें चल ही रही थीं कि हरिओम जी बैठक में आ गए और बोले, चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए। पल्लवी, टिया और दिया भी आ गए। तीनों एक दूसरे में इस तरह से घुले मिले थे मानो बहुत पुरानी दोस्ती हो। रौनक और प्रियंका ने सभी के लिए खाना परोसा। सबने खूब आनंद के साथ चटकारे ले लेकर खाना खाया और पल्लवी की तारीफ भी की। खाना खत्म करने के बाद मोहन जी ने हरिओम जी से कहा, चलिए हरिओम जी, हम कहीं टहल के आते हैं, इनको आपस में बातें करने दीजिए। मोहन और हरिओम जी घर से बाहर निकल गए। पल्लवी ने टीवी चला दिया और बोली, यह लीजिए रिमोट, और आपको जो चैनल देखना हो आप देख लीजिए। अरे, हम यहाँ टीवी देखने नहीं बल्कि आप लोगों से मिलने आई हैं। बैठिए, आपसे कुछ बातें करनी है। ओह, सीधे सीधे बोलिए, दीदी से कुछ बात करनी है, मैं अभी दीदी को बुलाती हूं। अरे, रौनक जी को क्यों परेशान करती हैं? आप बैठिए ना, आपसे ही बात करनी है। पल्लवी, टिया और दिया वहीं बैठ गए। प्रियंका सलोनी और निकिता के साथ थी। जी बोलिए, क्या बात करनी है? पल्लवी ने मोहित से हंसकर पूछा। जी, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दीदी पसंद आई कि नहीं, यह बताएं। पल्लवी बोली, पल्लवी जी, हर लड़की की तरह हम लड़कों के दिल में भी उनके होने वाली जीवन साथी की तस्वीर होती है, एक कल्पना होती है। मेरे मन में भी एक तस्वीर है जो हूबहू आपसे मिलती है। यह आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, सीधी भाषा में कहा जाए तो मुझे आप पसंद हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। पल्लवी बिना जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर में हरिओम जी भी आ गए। चेहरे से चिंतित लग रहे थे। आते ही प्रियंका से बोले, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा अंदर तो आओ। प्रियंका जी उनके पीछे पीछे चली गईं। हाँ जी, बोलिए,
क्या बात है? अभी अभी मोहन जी ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को रौनक नहीं बल्कि पल्लवी पसंद है। वह मोहित का विवाह हमारी पल्लवी से करना चाहते हैं। मुझे भी उनकी बातों से इस बात का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में रौनक और पल्लवी भी कमरे में आ गईं। पापा जी, यह तो गलत बात है। दीदी बड़ी है, पहले दीदी की शादी हो और उन्हें दीदी के लिए ही बुलाया गया है। बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मोहित बहुत ही अच्छा लड़का है, घर परिवार भी अच्छा है। जीजा जी, जब सब ठीक है तो इतना विचार विमर्श क्यों? आखिर पल्लवी भी अब शादी के लायक है और अगले 1-2 साल में हमें उसकी भी तो शादी करनी है। रौनक के लिए भी हम लड़के की तलाश जारी रखेंगे। निकिता, तुम तो समझने की कोशिश करो। रौनक सबकी बातें सुन रही थी। मन ही मन कुछ था जो पल्लवी के लिए उसके मन में हो रहा था, शायद गुस्सा और जलन। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो पल्लवी को पसंद किया? मुझे नहीं, पल्लवी से ज्यादा सुंदर हूं, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं। फिर कुछ सोचकर बोली, पापा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर पल्लवी को पसंद कर रहे हैं तो आप पल्लवी की शादी कर दीजिए। वैसे भी मेरा अभी शादी का कोई विचार नहीं है। आप लोगों की परेशानी कम करने के लिए ही मैंने शादी के लिए हां कर दिया था। दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों पल्लवी, क्या तेरी मम्मी पापा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे, मेरी शादी हो या तेरी, क्या फर्क पड़ता है? मौसी जी, आप मोहित के मम्मी पापा को हां कर दीजिए। लीजिए, अब तो रौनक को भी कोई ऐतराज नहीं है। दीदी, जीजा जी, ज्यादा मत सोचिए, हां कर दीजिए। बेटा, तुम अपनी मर्जी बताओ। हरिओम जी ने पल्लवी से पूछा। ठीक है पापा, जैसे सबकी मर्जी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पल्लवी की आंखों में आंसू थे और पल्लवी का जवाब सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज हरिओम जी का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आज उनकी छोटी बेटी पल्लवी की शादी थी। जी के तो खुशी के मारे पांव एक जगह नहीं टिक रहे थे और बेचारे हरिओम जी सारी व्यवस्था अकेले देख परेशान थे। उनकी यही कोशिश थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हरिओम जी ने सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल रखी थी। किसी की थोड़ी सी लापरवाही से बात बिगड़े उन्हें मंजूर नहीं था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। दुल्हन बनी पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कोई था जो उदास था। जी हां, रौनक अंदर ही अंदर उदास थी। वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा हुआ था, किंतु कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण होता है। रानू बुआ ने उसकी उलझन को भांप लिया और रौनक के पास जाकर बोली, क्या बात है रौनक, उदास दिख रही हो? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। बिटिया, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? पल्लवी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है। बुआ जी, पल्लवी की शादी हो रही है, वो दुल्हन है, सुंदर तो लगेगी ही। वो तो ठीक है बिटिया, पर तुम्हारे साथ गलत तो हुआ है। अरे, अगर पल्लवी को उन लोगों ने पसंद कर ही लिया था तो भैया को तुम्हारी शादी तक रुक जाना चाहिए था। क्यों बुआ जी, आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? नहीं बिटिया, ऐसा तो कोई लड़का नहीं है। तो फिर बुआ जी, जो है ही नहीं उसका इंतजार कैसा? बुआ जी रौनक का जवाब सुनकर सक पका गईं। खींच कर बोली, बिटिया, अब तुम्हारी शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। जहां भी बात चलेगी लड़के वाले यही पूछेंगे, पहले छोटी की क्यों की? जरूर बड़ी में कुछ कमी होगी। बुआ जी की बात सुनकर रौनक के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप पल्लवी की शादी का मजा लीजिए। रौनक चली गई और बुआ जी भी कुटिल मुस्कान के साथ भीड़ का हिस्सा बन गई। द्वारचार की रस्म पूरी हो चुकी थी। दूल्हा बना मोहित मंच पर अपनी पल्लवी का इंतजार कर रहा था। निकिता मौसी प्रियंका के पास गई और बोली, प्रियंका, जल्दी करो, चलो पल्लवी जयमाला के लिए चलो। मम्मी जी, दीदी कहाँ हैं? मैंने बहुत देर से उन्हें नहीं देखा। दीदी को बोलो मेरे साथ चलने के लिए। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, रानू से बात कर रही थी। ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूं। भाभी, रौनक को देखा क्या? मौसी, रौनक को देखा क्या? प्रियंका सबसे पूछ रही थी, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सामने से निकिता मौसी का बेटा अरुण आता दिखाई दिया। अरे अरुण बेटा,
रौनक को देखा क्या? हाँ मौसी जी, रौनक दीदी तो वहां सबके साथ बातें कर रही है। अच्छा, अरे रौनक, तुम यहां हो, अभी तक तैयार भी नहीं हुई? पल्लवी तुम्हें बुला रही है। मम्मी, मैं ऐसे ही ठीक हूं, पल्लवी से बोलिए जयमाला लेकर आए, मैं यहीं इंतजार कर रही हूं। रौनक बेटा, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम इस तरह यहां बाहरी लोगों की तरह। बाहरी कहां मम्मी, यह सब भी तो अपने ही हैं, इन्हें भी हमने ही बुलाया है। रौनक बेटा, क्या हुआ? चलो, पल्लवी बुला रही है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूं। हाथों में सुर्ख लाल गुलाब की माला लिए पल्लवी मोहित के आगे खड़ी थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी और आंखों में रंगीन सपने। फोन पर बातें करके ही दोनों काफी हद तक एक दूसरे की पसंद, नापसंद और स्वभाव से परिचित हो गए थे। इन 2 महीनों में ही पल्लवी मोहित के कितने करीब आ गई थी। सुनो, शादी का लहंगा सुर्ख लाल रंग का खरीदना, तुम पर लाल रंग बहुत खिलेगा। फिर आप भी उसी की तरह लाल शेरवानी लेना। बिल्कुल। अच्छा सुनो, मेरा एक प्यारा सा सपना है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। अरे तुम चांद सितारे भी मांगो तो तुम्हारे कदमों पर बिछा दूं। बस इतना ही कर दीजिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम तैयार रहना। हाँ बोलो ना, कौन सा सपना है? जी, मैं चाहती हूं कि आप जयमाला से पहले मेरे बालों में सबके सामने गुलाब का फूल लगाएं। बस इतनी सी बात। लगा दूंगा, मैं पहले तुम्हारे बालों में फूल लगाऊंगा, वह भी सबके सामने। बस आज वह घड़ी आ ही गई थी। लेकिन यह क्या, मोहित के हाथों में तो कोई फूल नहीं था। यह देख पल्लवी को गुस्सा आ गया। सभी लोग इस बात से अनजान थे। पल्लवी बेटा, मोहित को जयमाला पहनाओ, निकिता मौसी बोली। पर पल्लवी ने किसी की बात नहीं सुनी। हाँ, किस बात का इंतजार है, आगे आइए और जयमाला पहनाइए। दोनों पक्ष के लोग परेशान हो गए। पल्लवी बेटा, क्या बात है, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? मोहन जी ने पल्लवी से पूछा। वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। पल्लवी चुप थी। तभी रौनक आगे आई। उसने एक नजर मोहित को देखा और फिर अपने बालों से फूल निकालकर मोहित की ओर बढ़ा दिया। मोहित को अपनी भूल का एहसास हो गया। अब उसकी समझ में आया कि उसकी दुल्हन मुंह लटकाए क्यों खड़ी है। उसने तुरंत पल्लवी के बालों में फूल लगा दिया। सारी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। फिर कहीं जाकर पल्लवी ने मुस्कुराते हुए मोहित को जयमाला पहनाई। इस तरह पल्लवी और मोहित की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पल्लवी विदा होकर ससुराल आ गई। पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। टिया और दिया पूरे घर में खुशी से चहक रही थीं। ना बुआ जी, भाभी का चेहरा कोई भी बिना नेक के नहीं देखेगा। मेरी भाभी चांद का टुकड़ा है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने दूंगी। टिया हाथ मटका के बोली। हाँ भाई टिया, सुना तो हमने भी है कि मोहित चांद का टुकड़ा ब्याह कर लाया है, लेकिन हम जब देखेंगे तभी बताएंगे कि बहू कैसी है। शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एक एक करके सभी ने पल्लवी को देखा और बहुत तारीफ की। मोहित भी अपनी पल्लवी की तारीफ सुन सुनकर फूला नहीं समा रहा था। पल्लवी भी सबसे हंस हंस के बड़े अपनत्व से मिली। सभी लोग पल्लवी की मिलनसारता से बहुत खुश थे। रात हुई, पल्लवी अपने कमरे में आ गई। भाभी, यह कमरा आपका है, आप बहुत थक गई होंगी, आप यहां आराम कीजिए। पल्लवी मुस्कुरा दी। दिया और टिया हंसते हुए चली गईं। पल्लवी ने राहत की लंबी सांस ली। 2 दिन से घूंघट किए हुए उसकी हालत खराब हो गई थी। पल्लवी ने पूरे कमरे पर नजर डाली। आसमानी रंग की दीवारों के बीच मोहित की बड़ी सी तस्वीर लगी थी और सामने की मेज पर फ्रेम में मोहित और पल्लवी की तस्वीर थी। तस्वीर बेहद खूबसूरत थी। पल्लवी को याद आया, यह तस्वीर तो उसके गोद भराई की थी। इन 2 महीनों में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। पल्लवी को रौनक की याद आ गई। हो कुछ भी, लेकिन पूरी शादी में दीदी उदास थी। कुछ तो उनके मन में चल रहा था, कितना भी छुपा ले, लेकिन सब महसूस हो रहा था। और फिर दीदी ने शादी में वह सलवार कमीज भी नहीं पहनी, कितने शौक से खरीद कर लाई थी। मोहित से बोलकर जल्दी ही उनके लिए अच्छा वर और घर ढूंढ के उनके भी हाथ पीले कर दिए जाएंगे। अब पल्लवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे खटपट सुनाई दी। पलट कर देखा तो सामने मोहित खड़ा था। यूं मोहित से अकेले में वह पहली बार मिल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए।
पल्लवी, खड़ी क्यों? आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। अरे घर छोड़ो, यह कमरा भी तुम्हारा अपना है। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बिस्तर के कोने में बैठ गई। मोहित ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और पल्लवी की गोद में सिर रख दिया। पल्लवी, आज हमारी सुहागरात है, लेकिन यह रात नहीं बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है। आज हम एक दूसरे से अपने सपने साझा करेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए सदैव एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। जी, मैं हमेशा हर हाल में आपके साथ रहूंगी। पल्लवी, हमने शादी में अग्नि के फेरे लेकर 7 वचन दिए हैं एक दूसरे को, और उन्हीं 7 फेरों में हमारे सुखी जीवन का सार छिपा है। मेरा घर परिवार सब कुछ मैंने तुम्हें समर्पित किया है और इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन पल्लवी, तुम्हें भी मेरे घर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरा पूरा साथ देना होगा। पल्लवी मोहित की बातें बड़े गौर से सुन रही थीं। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल में जगह बना गया। रौनक से शादी के लिए मना करने और तुमसे शादी के निर्णय तक मैंने बहुत सोचा, और नतीजा यही निकला कि पल्लवी, शादी जैसे रिश्तों में 2 दिलों का मिलना बहुत जरूरी है। और थोड़ी देर की मुलाकात में ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ऐसे में रौनक के साथ शादी करके रौनक और अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता था। अगर मैं भी शादी के लिए मना कर देती तो? पल्लवी ने हंसकर धीरे से कहा। ऐसे कैसे मना कर देती? हमारा दिल का रिश्ता था। तुम मेरे भाग्य में थी, इसलिए देखने गया था रौनक को और पसंद आ गई तुम। मोहित, मैं भी आपसे वादा करती हूं कि 7 फेरों के 7 वचन में जीवन भर निभाऊंगी। मैंने आपके साथ लिए हर फेरे में आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार, उनकी जिम्मेदारी और उनके सुख दुख को अपने आंचल में लपेट लिया। हर हाल में मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। मैं हमारी शादी का 8वां वचन आपको देती हूं कि मैं 7 फेरों के 7 वचन को पूरे मन, वचन और कर्म के साथ निभाऊंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पल्लवी, और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम मुझे अपने पास पाओगी। मेरे जीवन का हर कदम तुम्हारे कदम के साथ उठेगा और साथ में आगे बढ़ेगा। जीवन का सफर हम प्यार और विश्वास के साथ तय करेंगे। हमारे बच्चे होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, बस इसी तरह जिंदगी। बस मोहित, इतने सपने ठीक नहीं। नहीं पल्लवी, आज की रात सपने देखने की है और उन सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी है। देखो ना, सुबह होने को है। अब थोड़ी देर में आप भी आराम कर लीजिए। तुम भी आराम करो। कल सुबह से तुम्हारे पास बहुत काम होंगे और मुझे भी फुर्सत नहीं होगी। किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है तो किसी को बस स्टॉप, और फिर 3 दिन बाद मेरी भी छुट्टी खत्म हो रही है। तो क्या आप 3 दिन बाद चले जाओगे? फिर कब आओगे? आ जाऊंगा, बस तुम इंतजार करना। अचानक आकर तुम्हें चौंका दूंगा। ठीक है बाबा, अभी थोड़ी देर सो जाओ। मोहित ने पल्लवी को बाहों में समेट लिया। 3 दिन कैसे निकल गए मोहित और पल्लवी को पता ही नहीं चला, और इन 5 दिनों में पल्लवी ने अपने ससुराल वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ पल्लवी का नाम था। पल्लवी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पर दोस्तों, भाग्य अच्छा हो या बुरा, कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। मोहित अपनी ड्यूटी पर लौट गया, जल्दी ही आने का वादा करके, और हरिओम जी रस्म के अनुसार अपनी बिटिया पल्लवी को लेकर गाजियाबाद अपने घर आ गए। प्रियंका जी अपनी लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रौनक अपनी किताबों में उलझी हुई थी। उसे भी पल्लवी का इंतजार था। जो हुआ सब किस्मत का खेल मानकर रौनक ने स्वयं को किताबों में डुबो दिया था। दरवाजे की घंटी बजी। अरे प्रियंका, लगता है पल्लवी आ गई। बेटा जाओ पूजा की थाली ले आओ। रौनक दौड़कर पूजा की थाली ले आई। प्रियंका ने दरवाजा खोला। उनके लाडली सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वह ससुराल में बहुत खुश थी। प्रियंका ने आगे बढ़कर पल्लवी की आरती उतारी और रौनक ने पल्लवी को गले से लगा लिया। कैसी हो पल्लवी? रौनक ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। ठीक हूं दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूं पल्लवी, तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। रौनक पल्लवी को गले लगाकर बिलख कर रो पड़ी।
प्रियंका की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे तुम लोगों ने यह सब क्या शुरू कर दिया? बेटी ससुराल से पहली बार घर आई है, उसका हंसी खुशी से स्वागत करो। हरिओम जी, रौनक के सिर पर हाथ फेर कर बोले। पिता थे वो, रौनक का अकेलापन समझ सकते थे। पल्लवी बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। प्रियंका ने पल्लवी से कहा। हाँ पल्लवी, आज मम्मी ने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई हैं, सुबह से रसोई में लगी हैं। रौनक हंसते हुए बोली। पल्लवी सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। पल्लवी बेटा, ससुराल में सब खुश है ना? किसी को कोई शिकायत तो नहीं? नहीं मम्मी, सभी लोग इस शादी से बहुत खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। और मोहित? क्या दीदी, आप भी? पल्लवी मोहित का नाम सुनकर शर्मा गई, फिर हंसकर बोली। दीदी, मोहित भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बोले हैं कि दोबारा जल्दी आएंगे। भगवान, मेरी रौनक के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का भेज दो। प्रियंका ने पल्लवी को खुश देखकर रौनक के लिए भी प्रार्थना की। पूरा 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन मोहन जी पल्लवी को लेने पहुंच गए। भाई साहब, अभी पल्लवी के बिना घर बहुत सूना हो जाता है, उसके जाने से घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। बिल्कुल, पल्लवी का स्वभाव ही इतना अच्छा है। हमारे यहां तो अभी 5 दिन ही रही और उसके आने के बाद हमें भी 3-4 दिन तक घर में अच्छा नहीं लगा। टिया और दिया तो रोज सलोनी से पूछती हैं कि भाभी कब आएंगी, पर सलोनी ने सोचा अभी नई नई शादी है, जितना मायके में रह ले। एक बार जो गृहस्थी में फंसी तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोहित का फोन आया है, उसने बताया कि 1-2 दिन में वह आने वाला है। बस इसीलिए हमें यूं अचानक पल्लवी को लेने आना पड़ा। प्रियंका और हरिओम जी ने एक बार फिर भारी मन से अपनी बिटिया को विदा कर दिया। पल्लवी भी मोहित से मिलने की खुशी में ससुराल आ गई। मम्मी, भाभी आ गई, टिया जोर से चिल्लाई। ठीक है, भाभी को वहीं रुकने को बोलो, घर की लक्ष्मी आई है, आरती की थाली लेकर आती हूं। सलोनी जी ने पल्लवी की आरती उतारी और बड़े प्यार से घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद, टिया, एक बात पूछूं? पल्लवी बोली। हाँ भाभी, पूछो ना। टिया, तुम्हारे भैया कब आ रहे हैं? वो नहीं बताऊंगी, भैया ने मना किया है। प्लीज टिया, बताओ ना। देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारी सहेली भी हूं, प्लीज ना। भाभी, इस बार नहीं, आप खुद ही भैया से फोन करके पूछ लीजिए। मैंने कल से जाने कितनी बार तुम्हारे भैया को फोन किया, लेकिन वह मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मम्मी ने भी आज फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, काम में व्यस्त होंगे, आने की तैयारी में लगे होंगे। पल्लवी चुप रह गई। टिया चली गई। इतना व्यस्त है कि फोन भी नहीं उठा रहे। मिलने दो, एक एक बात का बदला लूंगी और इस टिया की बच्ची को भी देख लूंगी। चल पल्लवी, लग जा पति के स्वागत की तैयारी में। मुस्कुराते हुए पल्लवी काम में लग गई। तभी एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज गया। टिया, दिया, अरे यह तो मम्मी की आवाज है। पल्लवी बैठक की ओर भागी। बैठक में पहुंचते ही पल्लवी अंदर तक थर्रा गई। मम्मी जी सोफे पर निढाल पड़ी थीं, छाती पीट पीट कर रो रही थीं। पास ही टिया और दिया खड़ी रोए जा रही थीं। पापा जी किसी अनजान से बातें कर रहे थे, उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पापा जी, क्या बात है? मम्मी जी इस तरह? दिया, क्या हुआ है? पल्लवी ने सलोनी जी को संभालते हुए कहा। बेटा, यह मोहित का दोस्त है और बता रहा है कि। क्या पापा जी, साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? बेटा, अभी अभी इसको कानपुर से किसी अनजान आदमी का फोन आया है कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया है और वह कानपुर के ही किसी अस्पताल में भर्ती है। मोहन जी की बात सुनकर पल्लवी भी रोने लगी। पर पापा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी, मुझे उनके पास ले चलिए। सुनो जी, अब उस अजनबी से एक बार आप फोन पर बात करिए, हो सकता है मोहित ही मजाक कर रहा हो। हाँ बेटा, जरा उस आदमी को फिर से फोन लगाओ। जी अंकल, मैं अभी उस व्यक्ति से आपकी बात करवाता हूं। हेलो जी, बोलिए। उधर से आवाज आई। बेटा, मेरा बेटा कैसा है? अभी मोहन जी ने थरथराती आवाज में पूछा। बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो ना बेटा? हाँ चाचा जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। चाचा जी, मोहित की हालत ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम कुलदीप है।
सिविल बाजार में मेरी दुकान है। चाचा जी, आप लोग जल्दी आ जाइए। आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है। मैंने उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बेटा, हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखना। डॉक्टर जैसा भी कहे करने देना, पैसों की चिंता मत करना। जी चाचा जी। जिसको जैसे खबर मिलती गई लोग मिलने आने लगे। पल्लवी के मायके भी खबर कर दी गई। जी भाई साहब, आप तुरंत निकलिए, मैं भी कानपुर पहुंचता हूं। हरिओम जी ने मोहन जी से कहा। मोहन जी, पल्लवी से बात करवा दीजिए। हाँ हरिओम जी, बिल्कुल। पल्लवी। जी पापा। पल्लवी रो पड़ी। हरिओम जी का दिल फट पड़ा। आज उनकी लाडली कितनी दुखी थी और वे पास में नहीं थे। बेटा चिंता मत करो, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देखो, तुम उस घर की बहू हो। सलोनी जी, टिया और दिया, बिटिया सब बहुत परेशान हैं, उनका ख्याल रखो। तुम भी हिम्मत से काम लो। जी पापा जी। बेटा धीरज धरो और कल हम तुम्हें अस्पताल में ही मिलेंगे। जी पापा। पल्लवी ने फोन रख दिया और फिर दोनों परिवार कानपुर के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचते ही, चाचा जी, क्या आप ही मोहित के पिता हैं? एक अनजान व्यक्ति ने मोहन जी को आवाज लगाई। हाँ बेटा, क्या तुम ही कुलदीप हो? जी चाचा जी, चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूं। मोहन जी, सलोनी और पल्लवी कुलदीप के पीछे पीछे चल दिए। सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक कमरे में पहुंच गए, जहां मोहित मशीनों में घिरा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सलोनी जी जोर से रो पड़ी। पल्लवी की हालत बयान करना बहुत मुश्किल था। चाची जी, भाभी, आप लोग धीरज से काम लीजिए। कुलदीप भाई, यह सब कैसे हुआ? मोहित का दोस्त वरुण बोला, जो कि मोहन जी के साथ ही आया था। बताता हूं, सब बताता हूं। कुलदीप आगे कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स आ गई। उसने मोहित की रक्तचाप जांच तथा अन्य जांचें की और धीरे से बोली, भगवान रक्षा कीजिए। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? मिस्टर कुलदीप, यह लोग कौन हैं? मरीज के पास इतनी भीड़ क्यों है? सिस्टर, हम मोहित के माता पिता हैं। यह मोहित की पत्नी है। नर्स ने पल्लवी को गौर से देखा और बोली, कितने दिन हुए हैं शादी के? जी, आज 1.25 महीना हो गया है। सलोनी जी धीरे से बोली। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओ कुलदीप जी, आप मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। कुलदीप नर्स के पीछे पीछे चल दिया। कुछ आगे जाकर नर्स रुक गई। कुलदीप जी, मेरी बात मानिए तो अपने मरीज को किसी और बड़े अस्पताल में दिखाइए। वैसे तो मुझे अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसा सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं, किंतु मरीज की हालत और उस मासूम सी लड़की को देखकर आपको यह सलाह दे रही हूं। नर्स का मासूम सी लड़की कहने का मतलब पल्लवी से था। लेकिन सिस्टर जी, कुलदीप जी, मैं आप सबकी भलाई की ही बात कर रही हूं। ठीक है सिस्टर, मैं मोहित के माता पिता से इस विषय में बात करता हूं। कुलदीप ने मोहन जी से बात की और अगले ही दिन मोहित को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बेटा, तुम्हें मोहित कैसे मिला? चाचा जी, एक दिन मैं रात को 12 बजे अपने एक दोस्त की शादी से अपने घर वापस जा रहा था कि मेरी नजर सड़क के बीचों बीच पड़े मोहित पर पड़ी। सोचा कोई शराब पीकर बीच सड़क पर पड़ा है, उठाकर एक तरफ कर देता हूं, पर पास जाकर देखा तो मोहित का एक्सीडेंट हुआ था। पूरे शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन सिर पूरी तरह से खून बहकर सूख चुका था। काफी देर पहले की घटना थी, लेकिन चाचा जी, मुझे महसूस हुआ कि उसमें अभी जान है। बस फिर क्या था, तुरंत उसे अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी जेब से बटुआ और यह फोन मिला। बस मैंने बिना देखे जाने एक नंबर मिला दिया और फिर मेरी वरुण से बात हुई, और उसके आगे तो आपको पता ही है। बेटा, तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, सलोनी जी रोते हुए बोली। नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए, बस भगवान को धन्यवाद दीजिए। पल्लवी तो जब से मोहित से मिली थी, एक बार भी उसके पास से नहीं हटी थी। ना किसी से कुछ बोलना और ना ही खाने पीने की सुध, बस आंख से आंसू बह रहे थे। 10 दिन हो चुके थे, मोहित की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सिर 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। मोहित कोमा में चला गया था और डॉक्टर का कहना था कि उसकी हालत में सुधार होने में अभी समय लगेगा।
मुश्किल था कहना। पल्लवी बेटा, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो सलोनी जी को कौन संभालेगा? प्रियंका जी ने कहा। मम्मी, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। भगवान जी से बोलिए ना, मोहित को वह ठीक कर दें। पल्लवी रोते हुए बोली। सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, प्रियंका जी ने कहा। पास बैठी सलोनी जी दोनों की बातें सुन रही थीं। वह भी बोल पड़ी। प्रियंका जी, आप बताइए, आपके भगवान जी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? सोचा था शादी होगी, घर हंसी खुशी से गूंज उठेगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया। बेटे को शादी होते ही घर में मातम छा गया। बहन जी, शुभ शुभ बोलिए, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रियंका जी ने भरे गले से कहा। और क्या बोलूं, सारी खुशियां मिट्टी में मिल गईं। ना जाने किस मुहूर्त में शादी हुई। चुप रहो सलोनी, यह अस्पताल है और यह ख्याल तू अपने दिमाग में भी मत लाना। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि पल्लवी ने मोहित के शरीर में हलचल महसूस की। मम्मी देखो, मोहित को होश आ रहा है। मम्मी देखो, मोहित ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया। मम्मी, वरुण डॉक्टर के केबिन की ओर भागा। डॉक्टर तुरंत आ गए और मोहित को देखते ही मृत घोषित कर दिया। हरिओम जी और मोहन जी के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबके दुख भारी थे। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई, किसी ने दामाद खोया तो किसी ने सुहाग। कौन किसको संभालता? दुनिया तो सबकी उजड़ गई थी। ऐसे में एक बार फिर कुलदीप और उसका परिवार सामने आया। कुलदीप अपने परिवार का इकलौता बेटा था और परिवार भी बहुत सभ्य था। मोहन जी के दुख में उनके अपने परिवार की ही तरह शामिल था। सीने पर पत्थर रखकर मोहित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोहित चला गया जीवन भर का गम देकर। पल्लवी रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही। लेकिन दोस्तों, कई बार भगवान भी भाग्य के आगे अंधा और बहरा हो जाता है। तभी तो भगवान ने एक नववधू का दुख नजर नहीं आया। मोहित को गए 15 दिन हो गए थे। पल्लवी पत्थर हो चुकी थी। प्रियंका और रौनक उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते। सलोनी जी भी अपने रिश्तेदारों में घिरी रहती, लेकिन प्रियंका ने गौर किया कि अब सलोनी जी पल्लवी और प्रियंका से कम बातें करती थीं। रौनक भी जितना बोलती उसकी उतनी ही बात का जवाब देती। शुरू में प्रियंका जी को लगा शायद बेटे के गम में खामोश हो गई हैं। फिर धीरे धीरे उसकी बातों में पल्लवी के लिए तानों की बू आने लगी। टिया और दिया भी हर समय पल्लवी को घृणा की दृष्टि से देखने लगी। वह भी पल्लवी से बहुत नपी तुली बात करती। यह सब देख रौनक बहुत दुखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करती कि मोहित की शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना आज उसकी भी यही हालत होती जो आज पल्लवी की है। एक दिन प्रियंका जी ने हरिओम जी से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आखिर कितने दिन यहां रहेंगे? हाँ रौनक की मम्मी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन पल्लवी को ऐसी हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आपकी बात सही है, और एक बात और, कहते कहते प्रियंका जी रुक गईं। और क्या बात है प्रियंका, साफ साफ कहो। जी, आप तो मोहन भाई साहब के साथ होते हैं, इसीलिए हो सकता है आपको महसूस ना हुआ हो, पर मैंने देखा है सलोनी जी और टिया दिया हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं करती। शायद वह इस पूरी घटना के लिए हमारी बेटी पल्लवी को दोषी ठहरा रही है। पर रौनक की मम्मी, इसमें हमारी बेटी का क्या दोष? जो हुआ उसमें उसका तो सब कुछ चला गया। ठीक है, मैं मोहन जी से बात करता हूं। अगर वह हां कर दें तो कुछ दिनों के लिए हम अपनी बेटी को अपने साथ ले चलते हैं। वहां कुछ माहौल बदलेगा तो उसका मन भी शांत होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी उसको इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी, टिया, तुम पल्लवी से कैसे बात कर रही हो? मत भूलो, वह भाभी है तुम्हारी। मुझे मत बताओ रौनक दीदी। अरे, जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी कैसी? टिया रौनक पर जोर से चिल्लाई। चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है, समझी? उनकी आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। मोहन जी बोले, क्या हुआ रौनक जी? चाचा जी, कुछ नहीं, रौनक ने धीरे से कहा। टिया, क्या हुआ, तुम बताओ? मोहन जी ने टिया से पूछा। एक बार नहीं 10 बार समझा चुकी हूं, ये मेरे पास नहीं आया करें। इन्हें देखकर मुझे मेरे भाई की ज्यादा याद आती है। इनके नसीब में खोट था, तभी तो मेरा भाई चला गया। टिया,
बंद करो अपनी यह बकवास। कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में यह बात? मोहन जी ने टिया को डांट दिया। टिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। पल्लवी अपना सर झुकाए सब बातें सुन रही थी, पर न जाने क्यों आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी भाई साहब, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिनों के लिए पल्लवी को हमारे साथ ले जाऊं। नहीं हरिओम जी, बच्चों के झगड़े में आप नाराज ना हो। सुनिए, अगर वह पल्लवी को ले जाना चाहती है तो ले जाने दीजिए, सलोनी जी बोली। नहीं सलोनी, पल्लवी के जाने के बाद घर का वीराना बढ़ जाएगा, मोहित के जाने का दर्द और गहरा हो जाएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा मोहित जा चुका है और पल्लवी यहां रहेगी तो वह और दुखी रहेगी। जी भाई साहब, भेज दीजिए पल्लवी को हमारे साथ। आप जब कहेंगे हम पल्लवी को वापस ले आएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ पल्लवी, जाने की तैयारी करो। पल्लवी टस से मस ना हुई। चलो पल्लवी, घर चलो, रौनक बोली। कौन सा घर दीदी? मेरा तो यही घर है। मेरा दुख, मेरा सुख सब इस घर से जुड़ा है। जो भी है सब यही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़े दिन में वापस आ जाना बेटा, प्रियंका जी ने पल्लवी को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मम्मी पापा ने भी तो अपना बेटा खोया है। टिया और दिया ने अपना भाई खो दिया। इनका गम भी तो मेरे गम जैसा ही है। पापा जी, बेटा खोने का दर्द, भाई खोने का दुख, सब कुछ इसी छत के नीचे बर्दाश्त किया जाएगा। तो फिर मैं कैसे इनको अकेला छोड़ दूं पापा? इनको मेरी जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जब दिल करे खबर कर देना, हरिओम जी बोले। अगले दिन हरिओम जी प्रियंका और रौनक के साथ घर लौट आए। आते समय पल्लवी अपने माता पिता के गले लगकर खूब रोई। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये पत्थर दिल भी उसके आंसू देखकर महसूस कर सकता था। सब लोग चले गए। पल्लवी बड़ी देर तक मोहित की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही। आ जाओ मोहित, तुम क्यों इतनी दूर चले गए? मैं अकेले नहीं जी सकूंगी। आ जाओ मोहित, या मुझे अपने पास बुला लो। मोहित, तुमने कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे। सच मोहित, तुमने जीवन भर ना भूलने वाला सरप्राइज दे दिया। मोहित, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए, पर तुम चिंता मत करना। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उन वचनों को मैं निभाऊंगी मोहित। मम्मी पापा मेरे रहते कभी अकेले नहीं हो सकते। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सारी जिंदगी उनका ख्याल रखूंगी। मैं उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहेगी। कोशिश करूंगी कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ना हो। टिया और दिया की पढ़ाई, शादी, इसकी तुम तनिक चिंता मत करना मोहित। मैं तुम्हारे साथ लिए 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी। पल्लवी ने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और टिया के कमरे में पहुंच गई। टिया! पल्लवी ने कमरे में पहुंचकर आवाज लगाई। टिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पल्लवी ने देखा, टिया किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। पास ही मोहित, टिया और दिया की तस्वीर रखी थी। तस्वीर किसी रक्षाबंधन की थी। पल्लवी समझ गई थी कि टिया पन्ने पलटकर पढ़ने का नाटक कर रही थी। टिया, पढ़ रही हो? पल्लवी ने पूछा। टिया फिर चुप रही। टिया, नाराज हो? पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। टिया, कुछ गलती हो तो माफ कर दो, पर टिया, अब तुम्हारे भैया नहीं रहे। हमें तो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। इस तरह नाराज होगी तो मैं किसका मुंह देखकर जिंदा रहूंगी? अब तुम ही तो मेरा सहारा हो, और विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। टिया की आंखों से आंसू बह निकले। पल्लवी ने टिया को सीने से लगा लिया। टिया पल्लवी के सीने से लगी रोती रही और पल्लवी उसके सिर पर हाथ फेरती रही। लेकिन कुछ देर में ही टिया ने पल्लवी का हाथ झटक दिया। नहीं, तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती। तुम तो वो मनहूस साया हो जिसके परछाई पड़ते ही भैया हमें छोड़कर चले गए। अब तो हमें भी तुमसे डर लगता है। टिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? पल्लवी दर्द से कराह उठी। चले जाओ यहां से, और यह मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। पल्लवी रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना चेहरा दर्पण में निहारने लगी। सूना माथा, सूनी मांग, अब बचा ही क्या था? उसके चेहरे की सारी रंगत तो मोहित के साथ ही चली गई। सही कहा टिया ने, मनहूस तो हूं मैं। जन्म जन्म का साथ निभाने की बात करने वाला मोहित
उसे मात्र 5 दिन उसके साथ रहा, और उन 5 दिनों में उसके हिस्से में चंद यादें ही तो आई थीं, और अब उन्हीं यादों के साथ पूरी जिंदगी काटनी थी। और वह वचन पूरा करना था जो उसने पहली रात मोहित को दिया था। उसने वचन दिया था मोहित को कि वह मोहित के परिवार और जिम्मेदारियों को हमेशा अपना समझेगी। और अब तो मोहित के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। पल्लवी ने एक बार फिर आंसू पोंछे और घड़ी पर नजर डाली। समय का पता ही नहीं चला। 5 बज गए। पापा जी की चाय का समय है। पल्लवी रसोई की ओर चलती है। रसोई में जाकर देखा तो सलोनी जी चाय बना चुकी थी। अरे मम्मी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज दे दी होती। कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। नहीं मम्मी जी, आगे से यह नहीं होगा। अब सारे दुख भूलकर मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है। पल्लवी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा, तो इतनी जल्दी तुम सब भूल जाओगी? सही भी है, साथ भी कितने दिन का था? मात्र 5 दिन। अरे, हमने तो उसे जन्म दिया, पाला पोसा था, कलेजे का टुकड़ा था। तुम भूल सकती हो, हम नहीं। मम्मी। पल्लवी ने प्रसन्न चित्त नजरों से सलोनी की ओर देखा। सलोनी ने चाय ली और मोहन जी के पास चली गई। पल्लवी को लगा अब भी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मोहित के जाने से मुझे कितना फर्क पड़ा है वह मैं ही जानती हूं, पर मेरे दुखी रहने से सब दुखी होंगे। पर मेरी बात को तो मम्मी ने उल्टा ही ले लिया। खैर, कोई बात नहीं। अभी मम्मी जी, टिया और दिया मुझे जानते ही कितना है। धीरे धीरे वो भी मुझे समझने लगेंगी और सब ठीक हो जाएगा। मोहित को गए 6 महीने हो गए। सलोनी जी, टिया और दिया उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थीं। बेचारी पल्लवी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस मोहित की तस्वीर के आगे अपने मन की बात करके दिल हल्का कर लेती। सारे दिन के अपमान सहकर वह शाम का इंतजार करती, जब कमरे में सिर्फ वह होती और मोहित की चंद यादें बस। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि मोहन जी पल्लवी को अपनी तीसरी बेटी मानने लगे थे। कई बार वह सलोनी, टिया और दिया के गलत व्यवहार के कारण डांट भी देते, पर दोनों मां बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन, पल्लवी बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी पापा जी, बोलिए ना। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ। तुम्हें भी माहौल बदलेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं पापा जी, आप लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, और फिर यह मेरा अपना घर है। मुझे खुश रहने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बेटा, मेरी बात मानो और कुछ दिनों के लिए घूम आओ। हरिओम जी भी अक्सर मुझे फोन पर कहते हैं। मैं कल ही उन्हें फोन कर देता हूं कि वह तुम्हें आकर ले जाए। पल्लवी कुछ नहीं बोली और सलोनी के पास आ गई। मम्मी, क्या है? मम्मी जी, पापा जी चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊं। ठीक है, जाओ, लेकिन मम्मी जी, मेरे जाने से आपके काम भी बढ़ जाएंगे, और टिया और दिया की अगले महीने से परीक्षा है। वह काम में आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, सलोनी ने कहा। ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया और पल्लवी के जाते ही लंबी सांस ली और अपने आप से ही बोली, चलो, कुछ दिन तो इसे नहीं देखना पड़ेगा। मोहन जी का फोन पाते ही 2 दिन के बाद हरिओम जी आकर अपनी बेटी को लेकर चले गए। जाते हुए पल्लवी ने अपने साथ मोहित की फोटो भी ले ली, क्योंकि मोहित की यही फोटो तो उससे बातें करती थी। मायके पहुंचकर पल्लवी हर समय गुमसुम रहती। रौनक उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन पल्लवी भी क्या करे, क्या समझे। एक दिन फोन की घंटी बजी। रौनक ने फोन उठाया। हेलो जी, मैं पल्लवी जी से बात करना चाहता हूं। पल्लवी, तुम्हारा फोन है। कौन है? पल्लवी ने रौनक से पूछा। मुझे नहीं पता, लो तुम ही बात करो। हेलो हेलो पल्लवी जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूं। कानपुर में आपसे अस्पताल में मिला था। ओह, आप कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूं। आज किसी काम से गाजियाबाद आया था, सोचा आपसे मिल लूं। जी, आपको मेरा फोन नंबर? जी, आपके ससुराल में फोन किया था तो उन्होंने बताया आप भी गाजियाबाद में हैं, बस वहीं से आपका नंबर ले लिया। ओह ठीक है, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक 1 घंटे बाद कुलदीप पल्लवी के घर पहुंच गया।
और पल्लवी को देखते ही उसका दिल भारी हो गया। उसे याद आया जब उसने पहली बार पल्लवी को कानपुर के अस्पताल में देखा था। नई नवेली दुल्हन थी उस समय। पल्लवी मोहित के एक्सीडेंट से दुखी थी, लेकिन बेहद खूबसूरत नजर आती थी। सगुन के श्रृंगार से परिपूर्ण थी और आज वह ऊपर से नीचे तक सादगी का लिबास ओढ़े थी। ना तो वह श्रृंगार था और न ही चेहरे पर चमक, बस कुछ ढूंढती आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आओ बेटा, नमस्ते। चाचा जी, कैसे हैं आप लोग? क्या बोलूं बेटा, जिस बाप की बेटी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, वह बाप कैसे सुखी हो सकता है। तभी प्रियंका जी भी आ गईं। सभी लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। पल्लवी बेटा, चाय बनाओ और कुलदीप के खाने का इंतजाम करो। पल्लवी रसोई में चली गई। चाचा जी, मेरे विचार से पल्लवी जी को आगे की पढ़ाई के विषय में विचार करना चाहिए। वैसे पल्लवी ने आपको कभी बताया कि वह जीवन में क्या बनना चाहती थी? बिल्कुल बेटा, मेरी पल्लवी डॉक्टर बनना चाहती थी, किंतु भाग्य के खेल से कौन छूटा रहा है। उसकी तकदीर उसके सपनों पर भारी हो गई। चाची जी, निराश मत होइए। समय कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, लेकिन पल्लवी जी को सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। तभी पल्लवी चाय लेकर आ गई। पल्लवी जी, जीवन रुकने का नहीं, निरंतर चलने का नाम है। मोहित की यादें आपको आत्मिक सुख दे सकती हैं, लेकिन इन यादों को पैरों की बेड़ी बनाना ठीक नहीं। जीवन में आगे बढ़िए, कुलदीप ने पल्लवी को समझाते हुए कहा। पल्लवी चुप रही। पल्लवी, रौनक क्या कर रही है जी मम्मी, दीदी खाना बना रही है। थोड़ी देर बाद सबने साथ में खाना खाया और कुलदीप फिर आने का वादा करके चला गया। कुलदीप के जाते ही, पल्लवी, कुलदीप ठीक कह रहा है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। नहीं पापा जी, अब मेरे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, मोहित के परिवार की देखभाल करना। पापा जी, मैं उनका इतना ख्याल रखूंगी कि वे मुझे अपनी बहू से बेटी मानने लगेंगे। पल्लवी बेटा, यह तुम्हारी भावना है बेटा, लेकिन जरूरी तो नहीं। और फिर मैंने सलोनी जी को और दिया और टिया को देखा है। टिया तो उस हादसे के लिए तुम्हें ही दोषी मानती है। प्रियंका ने कहा। मम्मी, टिया अब भी बच्ची है। और फिर पापा, मैंने मोहित को वचन दिया था। पल्लवी अपनी बात कहते कहते रो पड़ी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर हरिओम जी चुप हो गए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। पल्लवी को ससुराल से आए 6 महीने से अधिक हो गए थे। ससुराल से किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वही फोन करके हालचाल लेती रही। कुछ दिन तो सलोनी जी ने उसका फोन उठाया, किंतु बाद में या तो वह फोन नहीं उठाती या फिर हाँ ना करके बात खत्म कर देती। टिया और दिया भी कभी पल्लवी से बात नहीं करती थीं। एक बार निकिता मौसी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि मोहन जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और पल्लवी ने जब मोहन जी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया तो मैं ठीक हूं कहकर बहुत संक्षिप्त में बात की। एक दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, पल्लवी ने कहा। बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। पर बेटा, ऐसे जाना क्या अच्छा लगता है? क्या मम्मी, वह मेरा घर है, मुझे भी उनका इंतजार रहता है। पर मम्मी, मेरे नसीब में ही इंतजार लिखा है, कभी खत्म ना होने वाला इंतजार। जानती हूं अब मोहित कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनका इंतजार रहता है कि शायद कभी आकर वह मुझे चौंका दे। और फिर पापा जी तो बीमार रहते हैं, वह मुझे कैसे लेने आ सकते हैं? बहुत सोचा, फिर यही फैसला किया कि मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ठीक है मम्मी, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि बहुत दिनों से कुलदीप का फोन नहीं आया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है, बहुत अच्छा लड़का है। प्रियंका ने लंबी सांस लेकर कहा। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि पापा उसे अपने घर जाने से कभी नहीं रोकेंगे। अगले ही दिन हरिओम जी ने पल्लवी को ससुराल छोड़ने जाने की बात कह दी। पल्लवी बहुत खुश थी, लेकिन मोहित की याद आते ही वह अपनी भावना पर काबू न रख सकी और फफक कर रो पड़ी।
रौनक ने उसे सीने से लगा लिया। पल्लवी, अरे मेरी बहादुर बहन रो रही है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। दीदी, आज मोहित की बहुत याद आ रही है। पल्लवी, जो होना था हो गया। सब कुछ बहुत कष्टकारी था, पर कब तक इन आंसुओं के सहारे जिंदगी कटेगी दीदी। जब मैं मम्मी पापा को देखती हूं तो मुझे उनकी हंसी में मोहित दिखते हैं। जब मैं टिया और दिया की शरारत करती देखती हूं तो मुझे उनकी शरारतों में मोहित दिखते हैं। दीदी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पल्लवी, परेशान मत हो, भगवान ने कुछ अच्छा भी तो सोचा होगा। भगवान पर विश्वास रखो। रौनक ने पल्लवी को ढाढ़स बंधाया। अभी पल्लवी और रौनक में बातें चल ही रही थीं कि फोन की घंटी बजी। प्रियंका जी ने फोन उठाया। हेलो, कौन? निकिता। अरे, बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। प्रियंका, ये क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? निकिता गुस्से में थी। क्यों, हमने क्या किया दीदी? परसों मोहन जीजा जी का देहांत हो गया और आपके यहां से कोई भी नहीं आया। अरे, कम से कम पल्लवी को ही भेज देती। क्या बात कर रही हो निकिता? हमें इस विषय में कुछ खबर नहीं। पर दीदी, सलोनी दीदी तो रो रो कर बोल रही थीं कि इन्होंने आपको 15 दिन पहले ही फोन कर दिया था। झूठ बोलती है वह। पिछले 3 महीने से उन्होंने एक बार भी फोन करके पल्लवी का हालचाल नहीं पूछा। और कुछ दिन पहले जब मोहन भाई साहब से हमारी बात हुई तो वे बोले थे वह ठीक है। दीदी, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। मैं सलोनी दीदी को भी भली भांति जानती हूं। दीदी, मेरे विचार से आप जल्दी से जल्दी पल्लवी को लेकर वहां पहुंचिए। बिल्कुल, अगर तुम्हारा फोन ना भी आता तो भी पल्लवी और उसके पापा कल ससुराल जा रहे थे। अब मैं भी जाऊंगी। ठीक है प्रियंका। निकिता ने फोन रख दिया। प्रियंका जी ने रौनक और पल्लवी को सारी बात बताई। अगले ही दिन सभी लोग पल्लवी के ससुराल पहुंच गए। मोहन जी के घर में मातम छाया हुआ था। सलोनी जी रिश्तेदारों से घिरी हुई थीं, आंखें रो रो कर लाल थीं। पास ही टिया बेसुध पड़ी थी। पल्लवी को देखते ही सलोनी जी जोर से चीखने लगी। खबरदार, घर के अंदर पैर मत रखना। भाभी जी, भाई साहब के जाने का हमें बहुत दुख है और कल ही पता चला। हरिओम जी बोले। हरिओम जी, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। आपकी बेटी अब शकुनी है। आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरा सुहाग उजड़ गया। इसके आते ही मेरा घर संसार उजड़ गया। चले जाइए यहां से। भाभी जी, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। और फिर भाभी, मेरी बेटी ने भी बहुत कुछ खोया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मेरे पास सहारे के नाम पर मेरी बेटियां ही बची हैं और मैं नहीं चाहती कि इसकी मनहूस छाया मेरी बेटी पर पड़े। चलिए, चली जा यहां से। इतना कहकर सलोनी ने पल्लवी को धक्का दे दिया। सलोनी जी की जली कटी सुनकर पल्लवी पत्थर हो गई और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। हरिओम जी और प्रियंका भी रोते हुए पल्लवी के पीछे पीछे चल दिए। पल्लवी घर लौट आई। कई दिनों तक रोती रही और खाना भी नहीं खाया। एक दिन अचानक, तुम आ गए कुलदीप? हाँ रौनक जी, आपका फोन मिलते ही मैं आ गया। आइए मम्मी, मम्मी देखिए कुलदीप जी आए हैं। प्रियंका जी रसोई घर से बाहर आ गईं। एक दूसरे का हालचाल लेने के बाद, चाची जी, मैं पल्लवी से मिलना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा। रौनक, जाओ पल्लवी को बुला लाओ। थोड़ी देर में रौनक पल्लवी को लेकर आ गई। कुलदीप को देखते ही पल्लवी उससे लिपट गई और जी भरकर रोई। उसका दुख देखकर कुलदीप की भी आंखें भर आईं। पल्लवी का रुदन सुनकर प्रियंका और रौनक की भी छाती फट रही थी। थोड़ी देर में पल्लवी को लेकर रौनक अंदर कमरे में चली गई। प्रियंका जी भी रसोई में चाय बनाने लगी। रौनक पल्लवी को छोड़कर कुलदीप के पास आई। कुलदीप ने रौनक को देख चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। ना जाने क्यों आज कुलदीप को यूं लगा कि वह पल्लवी को अपनी बाहों में समेट ले और उसके सारे दुख नोच कर फेंक दे। जमाने की खुशियां पल्लवी के कदमों में डाल दे। रौनक जी, अब मैं चलता हूं और मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। कुलदीप चला गया। रौनक और प्रियंका पल्लवी को समझाते रहे और उसे वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहते। एक दिन पल्लवी के पास एक फोन आया। फोन किसका था पता नहीं, लेकिन उस दिन से पल्लवी ने भी खुश रहना शुरू कर दिया और एक दिन अपने पापा से बोली, पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूं।
उस दिन हरिओम जी और उनका परिवार समझ गया कि पल्लवी ने परिस्थितियों से तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। पल्लवी और रौनक एक साथ पढ़ती और हंसती बोलती। जब कभी पल्लवी दुखी होती तो रौनक भी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी खत्म भी तो नहीं होते, लेकिन समय के साथ साथ कम जरूर हो जाते हैं। पल्लवी के साथ भी यही हुआ और इस तरह पहली ही बार में नीट की परीक्षा पास कर पल्लवी ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। कुलदीप के फोन आते। पल्लवी को कोई भी परेशानी होती तो कुलदीप उसका पूरा पूरा साथ देता। एक दिन कानपुर में, मम्मी आप एक बार मिल तो लीजिए। कुलदीप बेटा पागल मत बनो, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है जो तू उस विधवा से शादी की जिद लेकर बैठा है। मम्मी मात्र 5 दिन पति के साथ उसने समय बिताया है और उन 5 दिनों का बोझ लेकर सारी जिंदगी सजा बनकर रह जाएगी। उसकी मम्मी वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, यही सब तो आप अपनी बहू में चाहती हैं। वो सब ठीक है, पर मैं पल्लवी से शादी की इजाजत तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और मम्मी मैं शादी पल्लवी से ही करूंगा। बेटा तुम्हारी 3 बहनें भी हैं शादी के लिए, कभी सोचा है उनकी शादी कैसे होगी? मम्मी मेरी शादी से उनकी शादी का क्या संबंध? बेटा यह तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। यह समाज ऐसी शादियों को कभी स्वीकार नहीं करता। पल्लवी को लेकर जिस गली से निकलोगे लोग यही कहेंगे कि यह वही लड़की है जिसकी दूसरी शादी हुई है और यह वही लड़का है। और फिर धीमे से एक अनजानी सी आवाज उठेगी, जरूर लड़के में ही कुछ कमी होगी, तभी ऐसी लड़की को स्वीकार किया। मम्मी मुझे समाज की चिंता नहीं। यह समाज तब सामने क्यों नहीं आया जब पल्लवी को उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। और भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हमारी नेहा, स्वाति या अंजू के साथ हो जाता तो भी आप ऐसा ही सोचती? कुलदीप ऐसी असंवेदनशील बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी सुबह सुबह कुछ भी नहीं होता है, सब हमारे मन की भावनाएं हैं। और फिर जो बात सुनकर आप इतनी नाराज हो रही हैं वह पल्लवी पर बीत रही है। मम्मी आपके लिए समाज ज्यादा जरूरी है या मेरी खुशियां? मम्मी मेरी खुशी पल्लवी में है, पर बेटा यह प्यार कहीं दया तो नहीं? नहीं मम्मी दया नहीं, यह प्यार है मम्मी, जो हमारे सुख दुख साझा करने से उत्पन्न हुआ है। मम्मी मैं उसकी भावनाओं का साझीदार हूं, उसकी तकलीफें मुझे महसूस होती हैं, उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आती हैं। मम्मी जब वह अपनी परेशानी मुझे बताती है तो मैं उसकी समस्या सुलझाने के लिए बेचैन हो जाता हूं। मम्मी मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। पुष्पा जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं, फिर बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। कुलदीप खुश हो गया, उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता कभी भी इस शादी से इनकार नहीं करेंगे। कुलदीप के पिता सोहिल कॉलेज में शिक्षक थे और समय के साथ चलने में विश्वास रखते थे। पुष्पा ने सोहिल को सारी बात बताई तो सोहिल बोले, ठीक है, कुलदीप से कहो मुझसे बात करे। थोड़ी देर बाद कुलदीप सोहिल जी के पास पहुंच गया। देखो बेटा कुलदीप, तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वह आसान नहीं है। हमारे समाज में विधवा विवाह एक ऐसी समस्या है जिसे खत्म करना तो सब चाहते हैं। विधवा स्त्री से सभी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। बेटा तुम्हारी मां भी उन्हीं लोगों में से एक है, पर मुझे खुशी है कि तुमने मेरी शिक्षा का मान रखा है। लेकिन बेटा तुम्हारा यह निर्णय भी आसान नहीं है, तुम्हें लोगों के कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसे में तुम अपने निर्णय और प्यार पर कायम रह पाओगे? जी पापा जी, मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। मुझे आपकी शिक्षा और अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो फिर ठीक है, हम पल्लवी से भी मिलना चाहते हैं। धन्यवाद पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पापा जी अभी हरिओम चाचा को खबर कर देता हूं कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। 2 दिन बाद कुलदीप अपने परिवार के साथ हरिओम जी के घर पहुंच गया। मम्मी, कुलदीप के मम्मी पापा क्यों आए हैं? पल्लवी ने प्रियंका से पूछा। पता नहीं बेटा, हो सकता है यहां किसी से मिलने आए हों, इसीलिए हमसे मिलने आ गए। सारी औपचारिकता खत्म होने के बाद, बेटा पल्लवी, हम यहां तुमसे ही मिलने आए हैं।
और मैं जो कहूंगा स्पष्ट कहूंगा। बेटा, कुलदीप तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या तुम भी उससे शादी के लिए तैयार हो? चाचा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बात को बदल कर कहता हूं। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? पल्लवी ने हरिओम की ओर देखा। हरिओम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शायद यह बात उन्हें भी पहले से ही पता थी। जी पापा जी, वह मेरी पढ़ाई। पल्लवी की आवाज लड़खड़ा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक शिक्षक की बहू बनने जा रही हो। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई रुकावट नहीं आएगी। जी, मैं कुलदीप जी से अकेले में बात करना चाहती हूं। ठीक है बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि हमारा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। पुष्पा जी ने हंसते हुए कहा। पुष्पा जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। पल्लवी जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, कुलदीप ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा। कुलदीप जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? कुलदीप जी, आपके एक फोन ने मेरी सोच को एक दिन में बदल दिया। आपने सिर्फ इतना ही कहा था कि जिंदगी अगर किसी मकसद के साथ जी जाए तो आसान हो जाती है, तकलीफें कम हो जाती हैं। बस उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया, क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है उसे जीना ही पड़ेगा। और फिर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मैं खुश रहने लगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मोहित को भूल गई। कुलदीप जी, मैंने मोहित को वचन दिया था कि मैं जीवन भर उसके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी, और फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डालकर भगवान के पास चले गए। मैं उनको दिया 8वां वचन नहीं तोड़ सकती। कुलदीप जी, वह मुझे अपना नहीं मानते, पर मेरे लिए वह सर्वोपरि है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पल्लवी जी, दुनिया में जी रही हो, होश में आओ। मोहित इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका परिवार भी तुम्हें पूरी तरह से भुला चुका है। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा उस परिवार का ख्याल रखने से, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा। किंतु एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी कुएं का मेंढक बनकर रह जाना क्या ठीक है? पल्लवी, जिंदगी को जिंदा दिली से जियो। जिंदगी उतनी कठिन भी नहीं जितना हम समझ लेते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, बस जीने की कला आनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। शादी का मतलब बंधन नहीं होता है पल्लवी। शादी का मतलब है जब दो लोग मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, जिंदगी को और आसान बनाते हैं। यह मेरे विचार हैं और मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर कुलदीप कमरे के बाहर चला गया और पल्लवी की निगाहें दीवार पर लगी मोहित की तस्वीर पर टिक गईं। पल्लवी बहुत देर तक कुलदीप की बातों पर विचार करती रही और फिर मोहित की तस्वीर दीवार से निकालकर अलमारी में रख दी और चल पड़ी जीवन की अगली पारी खेलने। पल्लवी ने शादी के लिए हां कर दी। सभी लोग बहुत खुश थे। रौनक भी पल्लवी के निर्णय से बहुत खुश थी, क्योंकि रौनक ने भी खुद से वादा किया था कि जब तक पल्लवी का दूसरा घर नहीं बस जाता वह भी शादी नहीं करेगी। हरिओम जी और प्रियंका जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पल्लवी अपनी बात पर अड़ी रही। पल्लवी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मोहित के घर भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। और फिर पल्लवी अपने ससुराल कानपुर आ गई। वैसे तो कानपुर से उसकी बहुत दुखद यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन उसे बहुत कुछ भूलना था और वह इसकी कोशिश भी कर रही थी। ससुराल में पल्लवी को भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा था। सोहिल जी का परिवार उसे महसूस ही नहीं होने देता था कि उसका एक दर्द भरा इतिहास भी है। किसी परिवार में इतना प्यार, वह भी बहू के लिए, पल्लवी ने तो सोचा भी नहीं था। और अगर अभी कोई पल्लवी के अतीत या पल्लवी और कुलदीप के रिश्ते के विषय पर सवाल भी उठाता तो स्वयं पुष्पा जी आगे बढ़कर जवाब देती। इस तरह धीरे धीरे लोगों ने बातें बनाना भी बंद कर दिया। पल्लवी की शादी को 5 साल हो गए थे। उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अब वह कानपुर के ही एक अस्पताल में नौकरी भी कर रही थी। यहां उसे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। कुलदीप भी बहुत प्यार करता था उसे। जब कभी वह मोहित को याद करती
तो उसे महसूस होता कि वह कुलदीप के प्यार से अन्याय कर रही है। बस इसी सोच के साथ धीरे धीरे उसने मोहित को अपने दिमाग से निकाल दिया। मोहित उसकी जिंदगी में एक हवा का झोंका मात्र था और उसे छूकर गुजर गया था। अब तो बस वह और कुलदीप और दोस्तों, इसी का नाम है। पल्लवी की तीनों ननदों की शादी हो चुकी थी। पल्लवी की शादी के कुछ महीनों बाद ही रौनक की भी शादी हो गई। एक दिन की बात है, वह अस्पताल के राउंड पर निकली हुई थी। अपने स्वभाव के कारण सभी मरीज और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे। एक मरीज को देखकर पल्लवी बोली, दादी, अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब आप घर जा सकती हैं। अरे बिटिया, सब तुम्हारी देखभाल और प्यार का असर है कि यमदूत भी दरवाजे से लौट गए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं दादी, अभी तो आपको बहुत जीना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, 70। दादी बड़े भोलेपन से बोली। दादी की बात सुनकर सभी लोग हंस दिए। महेंद्र जी, आपकी मां अब बिल्कुल ठीक हैं, आप आज इन्हें घर ले जा सकते हैं। इतना कहकर पल्लवी अगले मरीज की ओर बढ़ चली। तभी पल्लवी अपना नाम सुनकर पल्लवी के कदम अपने आप रुक गए। पल्लवी ने मुड़कर देखा तो पास वाले पलंग पर एक जर्जर शरीर पड़ा था, पर झुर्रीदार आवाज की तरह चेहरा भी जाना पहचाना ही था। पल्लवी खुद को रोक न सकी और उस अजनबी की ओर बढ़ चली। पास जाकर देखा तो पल्लवी की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। पल्लवी ने स्वयं की भावनाओं पर काबू किया और बोली, पल्लवी, आप यहां, और ये कौन है? पल्लवी ने बिस्तर पर पड़े मरीज की ओर देखकर पहचानने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं, और यह टिया है, ये और कोई नहीं, सलोनी जी हैं। पल्लवी की पहली सास, मोहित की मां। बेटा, ये हमारी टिया है, इसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। एक लड़की ने कल रात इसे चाकू मार दिया। ठीक है, आप परेशान मत होइए। नर्स, रात में कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात थे? मैडम, कल रात डॉक्टर रमेश ड्यूटी पर थे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, टिया को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूं। पल्लवी चली गई। सलोनी जी पल्लवी को जाते हुए देखती रहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर से बात हुई। पल्लवी, टिया की हालत कल रात बहुत खराब थी और यह पुलिस केस भी है। डॉक्टर, अभी टिया की क्या स्थिति है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, मैं उसकी केस फाइल देखना चाहती हूं और उसका केस खुद अपने हाथों में लेना चाहती हूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। डॉक्टर पल्लवी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सवाल, क्या मरीज से आपको कोई खास रिश्ता है? रिश्ता उस वादे का है जो मैंने वर्षों पहले किसी से किया था, लेकिन शायद ठीक से निभा नहीं पाई। ठीक है, आपको मैं यह केस सौंप रहा हूं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अभी डॉक्टर रमेश और पल्लवी में बातें चल ही रही थीं कि नर्स दौड़ते हुए केबिन में आई। डॉक्टर, कल रात वाले मरीज की हालत बहुत बिगड़ गई है, उसे खून की उल्टी हो रही है। कौन? टिया? पल्लवी ने नर्स से पूछा। हाँ डॉक्टर, वही लड़की जिसकी मां अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी। पल्लवी और डॉक्टर रमेश दौड़कर टिया के पास पहुंचे, लेकिन तब तक टिया ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर, यूं अचानक? पल्लवी ने धीरे से पूछा। हाँ, इनके पेट में गहराई से घाव होने के कारण पेट के अंदर अधिक रक्तस्राव हुआ। पल्लवी की आंखों से आंसू बह चले। सलोनी जी जोर जोर से रो रही थीं। उनकी बेटी टिया भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आज एक बार फिर पल्लवी को मोहित को दिए वचन याद आ गए। आज उसे एहसास हुआ कि वह कितनी स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने मोहित के परिवार को बेसहारा छोड़ दिया और इसीलिए आज टिया और सलोनी जी इस हालत में हैं। पल्लवी की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। पल्लवी, मेरी टिया चली गई, मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सलोनी जी का रुदन सुनकर हर आने जाने वाले की आंखें नम हो जाती थीं। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और टिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सवाल यह था कि सलोनी जी कहां जाएं? वैसे तो उनका अपना घर भी था, किंतु इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं था। पल्लवी ने सलोनी जी से पूछा, दिया कहां है? सलोनी जी ने बताया, दिया तो हमें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है, किसी लड़के के साथ, और टिया भी छोड़कर चली गई। आज पल्लवी की आत्मा भी रो रही थी। पल्लवी ने स्वयं को संभाला और कुलदीप को फोन लगाया।
हेलो। अरे वाह, आज डॉक्टर साहिबा ने इस वक्त हमें याद किया है। कुलदीप, क्या आप दुकान बंद करके घर आ सकते हैं? क्यों पल्लवी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कुलदीप, कृपया करके जल्दी से घर आ जाइए। पर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। आज तुम्हारी पल्लवी को तुम्हारी जरूरत है। कहते कहते पल्लवी रो पड़ी। देखो, रो मत, मैं अभी घर पहुंचता हूं। कुलदीप घबराकर घर पहुंचा। मम्मी, पल्लवी कहां है? क्या हुआ बेटा? हेलो, पल्लवी कहां हो? जी, अभी रास्ते में हूं, बस पहुंचने ही वाली हूं। थोड़ी देर बाद पल्लवी घर पहुंच गई। साथ में सलोनी भी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पल्लवी, और यह कौन है? कुलदीप ने सलोनी को गौर से देखा। आप यहां? कुलदीप, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूं। पल्लवी अपने कमरे में चली गई। पुष्पा जी और सोहिल भी यह सब देखकर चुपचाप सुन रहे थे। चाची जी, आप यहां इस तरह? मेरी टिया चली गई। कैसे बेटा? तुम्हारे चाचा जी के जाने के बाद मैं, दिया और टिया बहुत अकेले हो गए थे, जिसका लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। गली के लड़के आते जाते टिया मां को छींटा कशी करते। एक दो बार उसकी शादी की बात भी चली, लेकिन लोगों ने लड़के वालों को भड़का के रिश्ता भी नहीं होने दिया। फिर एक दिन पल्लवी की दूसरी शादी का निमंत्रण पत्र भी मिला। बेटा, हमने उसे धक्के मारकर निकाला था। कौन सा मुंह लेकर जाते शादी में? सब कुछ नहीं समझ में आया तो हम मां बेटी शहर छोड़कर कानपुर आ गए। बदनसीबी ने हमारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। वो गुंडे हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गए और फिर कल रात के अंधेरे में उन्होंने टिया से बदतमीजी करने की कोशिश की और टिया के विरोध करने पर उसे चाकू मार दिया। आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं बेटा, दुनिया समाज से बदनामी के डर से कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। सभी लोग चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अब आप क्या करेंगी? पुष्पा ने पूछा। जी, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। जहां भगवान भेजेंगे चली जाऊंगी। अस्पताल और पुलिस की सारी औपचारिकता होने के बाद कहीं भी चली जाऊंगी, सलोनी जी ने लंबी आह भरते हुए कहा। अगले दिन कुलदीप ने ही टिया का अंतिम संस्कार किया। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि सलोनी जी का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा जी हर समय सलोनी जी के साथ साथ रहती। सलोनी भी पल्लवी की ससुराल में उसका मान सम्मान और सबका आपसी प्यार देखकर मन ही मन बहुत दुखी थी। ऐसा लाड़ दुलार वह भी पल्लवी पर लुटा सकती थी। मोहित के जाने के बाद पल्लवी को उनके प्यार और सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? पल्लवी को मनहूस कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। मोहन जी भी इसी दुख में बीमार रहने लगे। अंतिम समय में पल्लवी को याद करते रहे, लेकिन सलोनी ने पल्लवी को खबर तक नहीं की। मोहित और मोहन के जाने के बाद यदि पल्लवी साथ होती तो टिया और दिया के ऊपर कोई भी बुरी नजर नहीं डालता। लोगों को एक डर होता, लेकिन सलोनी ने तो अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी, जिसका अंजाम सामने था। सच, आज सलोनी खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। 2 दिन बाद सलोनी जी दोपहर में आराम कर रही थी, कुलदीप के कमरे में। बेटा कुलदीप, सलोनी जी के बारे में क्या सोचा है? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब उनका आगे पीछे भी कोई नहीं। आखिर रिश्तेदारों के पास भी कितना रहेंगी? आय का भी कोई साधन नहीं बचा। उनकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी है। पल्लवी बेटा, तुम्हारा क्या कहना है इस विषय में? पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुष्पा, तुम कुछ बोलो, सोहिल जी बोले। सलोनी को हम अपनी तरफ से जाने के लिए कभी नहीं कह सकते। आखिर वह दुखियारी कहां जाएगी? उन्होंने पल्लवी के साथ जो भी किया उसका उन्हें पछतावा भी है। पल्लवी बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। भले ही उस घर से तुम्हारा सिंदूर का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। पल्लवी पुष्पा के गले लगकर रो पड़ी। कुलदीप, मैंने मोहित को वचन दिया था कि मैं उसके परिवार को हमेशा अपना परिवार मानूंगी, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे गलत मत समझना, मैं आज तन मन से पूरी तरह से आपकी हूं, लेकिन वह वादा पूरा करना चाहती हूं। पल्लवी, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो। मोहित का जाना एक हादसा था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात की पक्की हो, वादा करके निभाना जानती हो। और फिर टिया का अंतिम संस्कार करके मैंने भी तो भाई का रिश्ता निभाया है। अब सलोनी जी मेरी मां की तरह हैं। पापा जी,
अगर आपकी इजाजत हो तो सलोनी जी को हम अपने साथ ही रख लें। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे फक्र है अपनी परवरिश पर। पल्लवी, मुझे नाज है तुम पर। बहू हो तो तुम्हारे जैसी, जो हर हाल में अपने वचन निभाना जानती है। मोहित के जाने के बाद भी तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रही। शाबाश बेटा। पुष्पा, तुम्हें सलोनी जी के यहां रहने से कोई ऐतराज तो नहीं? सोहिल जी ने पुष्पा जी से पूछा। जी नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। घर के अंदर ही एक सहेली मिल जाएगी। तो फिर चलो सलोनी जी को यह खुशखबरी दे देते हैं। सलोनी जी आंखें बंद किए सोने की मुद्रा में थी, लेकिन शायद वो किसी सोच विचार में थी। सबके आने की आहट से उठकर बैठ गई। कुलदीप और पल्लवी ने सलोनी जी के पैर छुए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सलोनी ने धीरे से पूछा। अपनी मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सलोनी जी, आज से आप इसी घर में रहेंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरी छोटी बहन हैं और ये आपकी बेटी बहू है। किस्मत का लेख देखिए, एक बार फिर आपकी बहू आपके पास आ गई। पर दीदी, ये संभव नहीं, सलोनी ने कहा। सलोनी, तुम जैसे पुष्पा की बहन हो, वैसे ही मेरी भी बहन हो, और हम में से आपके यहां रहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी कि मेरा बेटा बहू अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से उठाएंगे। सलोनी जी के पास सोहिल जी की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने पल्लवी को गले से लगा लिया और कुलदीप के सर पर हाथ फेर कर बोली, आज मुझे मेरा बेटा मोहित और बहू पल्लवी वापस मिल गए। आज पल्लवी को भी सुकून मिला था। उसका 8वां वचन पूरा हुआ। प्यारे साथियों, इस कहानी का अंत एक गहरी सीख और भावनात्मक संतुलन के साथ होता है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि इंसान अपने ही रिश्तों से कट जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं। वे वक्त के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, अगर दिल में पश्चाताप और क्षमा की भावना हो। सलोनी जी ने अपने घमंड, सामाजिक डर और गलत निर्णयों के कारण अपनी बेटी जैसी बहू पल्लवी को ठुकरा दिया, लेकिन समय ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा दिया। उन्होंने वह सब कुछ खो दिया जो उनके जीवन की बुनियाद था, परिवार, रिश्ते, सुरक्षा और सम्मान। परंतु पल्लवी ने अपने वचन, अपने संस्कार और इंसानियत के रिश्ते को निभाते हुए यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और कर्तव्य बोध कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी में पल्लवी की सहनशीलता, समझदारी और क्षमा की भावना सबसे बड़ी सीख देती है। उसने अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़कर सलोनी जी को फिर से स्वीकारा और उन्हें वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुलदीप और उसके परिवार ने भी यह दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो रिश्तों को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने सलोनी जी को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रिश्ते के रूप में अपनाया। नैतिक शिक्षा। जीवन में पश्चाताप और क्षमा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। रिश्ते केवल खून से नहीं, भावना, कर्तव्य और प्रेम से बनते हैं। अपने वचनों को निभाना और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना ही इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल है। यदि समय रहते हम अपने दोषों को पहचान लें तो जीवन में फिर से सुकून और अपनापन पाया जा सकता है। अंत में पल्लवी का 8वां वचन केवल एक शादी का हिस्सा नहीं था, वह इंसानियत, रिश्तों और प्रेम की अंतिम कसौटी थी जिसे उसने पूरे सम्मान और समर्पण से निभाया। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।